Today we will see pressure of ideal gas on a wall of container. So please like and subscribe my channel. So इसके लिए हम एक स्क्वायर कंटेनर लेते हैं, क्यूबिक कंटेनर लेते हैं. उस क्यूब का जो साइड रहेगा मतलब लेंथ, ब्रीथ, हाइट, वो सभी की लेंथ हमने ले लिए ये. मतलब एक जो कंटेनर है, क्यूब है, उसका लेंथ, ब्रीथ, हाइट सभी लेंथ ये होगा उसका. और इस कंटेनर में हमने एक गैस फिलअप कर दी. तो जब हम इस कंटेनर में गैस फिलअप कर देते हैं और वो वाली गैस अगर आइडियल होती है तो क्या करेगी, वो वाली गैस में जो मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स, तो वो गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते जाएंगे. दूसरे मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को कोलाइड होगा, दूसरा तीसरे मॉलिक्यूल को कोलाइड होगा, और वैसे ही वो सभी मॉलिक्यूल किसके साथ में कोलाइड होंगे, ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर या फिर वॉल ऑफ क्यूब. सो वी नो दैट कि हमने जो गैस लिया हुआ है वो सभी गैस सेमी प्रकार का होगा, सेमी टाइप का होगा. तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी हम एक्सिस लेंगे या फिर कौन सी भी जगह अगर लेते हैं तो उसका डेंसिटी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा. डेंसिटी रो इज सेम. बाद में हमें इसका अगर मास लेना होता है तो अगर हम मास लेंगे तो मास दो प्रकार से ले सकते हैं. एक है टोटल मास ऑफ गैस, मतलब ये जो गैस कंटेनर हमने इस कंटेनर में जो गैस फिलअप किया हुआ है उसका मास, या फिर हम जितने भी पार्टिकल्स हमने यहाँ पे लिए हुए हैं उन सभी पार्टिकल्स का सेपरेटली मास लेके उनको सम अप कर सकते हैं. तो हमने पहले ही देखा हुआ है कि आइडियल गैस में मास ऑफ गैस इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस. तो जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस में है उनका मास और पूरा टोटल गैस का मास वो दोनों भी सेम रहेगा. तो इसी वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल मास ऑफ गैस इज इक्वल टू, तो हमने बताया कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में भी हो सकते हैं, हमें पता नहीं कि कितने पार्टिकल्स हैं, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स और सेम मास सभी का होगा तो n इंटू m. हर पार्टिकल का मास सिमिलर होने के कारण हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए और उससे मल्टीप्लाई कर दिए, और इसी को हम कैपिटल M भी लिख सकते हैं. मतलब टोटल मास ऑफ गैस इज कैपिटल M. M कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स इनटू मास. और डेंसिटी भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम. सो मास m है, वॉल्यूम v है, या फिर m डॉट n भी लिख सकते हैं, अपॉन वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, या फिर m डॉट n. वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया इंटू लेंथ और m इंटू n l3 ऐसा भी लिख सकते हैं. मतलब वॉल्यूम इस डिफरेंट तरीके से हम लिख सकते हैं. तो अभी हम देखते हैं कि ये चीजें होगी कि जब हम गैस प्लेस करते हैं इनसाइड अ कंटेनर. सो हमें पता है कि हमें इसमें क्या देखना है, प्रेशर फाइंड आउट करना है. तो टर्मिनोलॉजी क्या रहेगी, P प्रेशर, P इज इक्वल टू F बाय A. मतलब हमें पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, फोर्स फाइंड आउट करना होगा. एरिया तो पता है कि क्यूब है, हर साइड इक्वल है, सेम है, इसके कारण L स्क्वायर, इसका एरिया भी रह सकता है आराम से. लेकिन पहले हमें उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, किसको, फोर्स को. तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि इसमें n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हमने फिलअप किए हुए हैं. तो वो गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे कि रैंडमली मूव होंगे. रैंडमली मूव होने के कारण वो विद इन द पार्टिकल्स एंड आल्सो द वॉल ऑफ कंटेनर में क्या होते जाएंगे, वो कोलाइड होते जाएंगे. तो कोलाइड हो जाने के कारण वो क्या करेंगे, उस वॉल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे. तो वही प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है
तो सपोज मान के चलिए कि इसमें 99 मॉलिक्यूल्स है, 99 मॉलिक्यूल्स हम कंसीडर, या फिर ऐसे कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे 300 मॉलिक्यूल्स है, 300 मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो 300 मॉलिक्यूल्स है और ये जो है वो 3 डायमेंशनल हमने निकाला हुआ है, मतलब इसमें एक्स वाई और जेड एक्सिस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पता नहीं है, रैंडमली मूव हो रहे, तो हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे कि कौन सा मॉलिक्यूल किस डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि यहाँ से 300 मॉलिक्यूल में से 100 मॉलिक्यूल जाएंगे अलोंग द एक्स एक्सिस, पॉसिबल है 100 मॉलिक्यूल जा सकते हैं अलोंग द जेड एक्सिस और 100 मॉलिक्यूल जा सकते हैं अलोंग द वाई एक्सिस। मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड हो गए 3 एक्सिस के भीतर में। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर हम एक साथ में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए अगर निकालते हैं तो इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि सिंपल किसी भी एक्स एक्सिस के लिए, एक एक्सिस के लिए हम उसको निकाल सकते हैं। फिर बाय यूजिंग सिमेट्री रिलेशन हम उसका रिलेशन रख सकते हैं। तो कैसे सिमेट्री रिलेशन रखेंगे वो भी देखेंगे बाद में। तो पहले हम देखते हैं कि क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है ये यहां से, इसको हम देते हैं कि ये है फेस यस, ये मॉलिक्यूल यहां से यहां जाएगा, इस फेस के ऊपर टकराएगा, तो इस मॉलिक्यूल को कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और इस मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ मास भी होगा। तो मास इनटू वेलोसिटी क्या होते जाएगा, वो मोमेंटम। सो ये मॉलिक्यूल जब यहाँ पे टकराएगा तो एक मोमेंटम किसको देगा, मोमेंटम क्रिएट करेगा, वो वाला मोमेंटम किसको देगा, फेस को देगा, किसको, फेस ऑफ कंटेनर। फिर यहाँ पे कोलाइड हो जाने के बाद में वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। मतलब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो पहले एक डिस्टेंस है लेंथ l और वापस आने के बाद में फिर से l, यानी इसका डिस्टेंस हुआ l प्लस l यानी ट्वाइस l प्लस l यानी ट्वाइस l। तो जब कोलाइड होने जाएगा तो एक इनिशियल मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन का, फिर कोलाइड होने के बाद में पीछे में वापस आएगा, तो इसका मतलब होगा एक दूसरा वाला मोमेंटम, मतलब उसको बोल सकते हैं अपन फाइनल मोमेंटम। तो हम देखते हैं, तो मोमेंटम ऑफ अ मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन कितना होगा, ये m, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम। सो m और किस डायरेक्शन में हम कंसीडर कर रहे हैं, ओनली x डायरेक्शन, तो इसको हम लिख सकते हैं। और पहला पार्टिकल है तो, और सभी पार्टिकल का मास सेम होने के कारण हम इसको सिर्फ m ही लिख रहे हैं, और यहाँ पे उस पार्टिकल का वेलोसिटी पॉसिबल है डिफरेंट रहेगा, तो इसको लिखेंगे पहला पार्टिकल और यहाँ पे लिखते हैं अपन ex, क्योंकि ये जा रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस। फिर बाद में तो इसको हम बोलेंगे कि ये हो गया आपका इनिशियल। फिर वैसे ही मोमेंटम ऑफ ए मॉलिक्यूल आफ्टर कोलिजन, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल विथ मास जा रहा है, वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस है, लेकिन कोलाइड हो जाने के बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज होगी, डायरेक्शन उसका चेंज हो गया। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, बट क्या हो रहा है कि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड क्यों सेम है, क्योंकि हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन क्या करता है, ये जो एनर्जी है इस एनर्जी को कंजर्व करता है, एनर्जी लॉस नहीं होने देता है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे आइडियल गैस में इलास्टिक कोलिजन कंसीडर करते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लेंगे सिर्फ डायरेक्शन का रिवर्स, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आएगा mv1ex। ये हो गया आपका फाइनल। अभी तो क्या हुआ, ये जो मोमेंटम, तो हमें एक मोमेंटम मिलेगा। सो मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल या फिर मॉलिक्यूल, ये हो गया आपका चेंज इन मोमेंटम, चेंज
इन मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो हमें मिला माइनस एम वी वन एक्स माइनस एम वी वन एक्स, तो ये आपको मिला ट्वाइस माइनस ट्वाइस एम वी वन एक्स। पर ये किसका मोमेंटम मिला हमें चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। तो इस पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हुआ, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन हम इसी इक्वेशन से हम इस फेस का भी चेंज इन मोमेंटम देख सकते हैं। तो हमें पता है कि कंजर्वेशन क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो ये जो पार्टिकल मोमेंटम जो चेंज कर रहा है वो मोमेंटम किसको देगा, फेस को देगा। और हम प्रेशर कहां पे देख रहे हैं, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। सो ये वाला मोमेंटम किसको जाके मिलेगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन फेस ऑफ कंटेनर को। सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें इक्वेशन मिल जाएगा चेंज इन मोमेंटम इन अ फेस ऑफ कंटेनर। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये कितना है माइनस टू एम वी वन एक्स, तो फेस का चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा प्लस ट्वाइस एम वी वन एक्स। ठीक है, एक्स ये जो है ये है सफिक्स वन के साथ में, ये भी वन के साथ में एक्स, तो ये हो गया। फिर ये जो मॉलिक्यूल है जब कोलाइड करने जाता है तो समथिंग डिस्टेंस क्या करता है, ट्रैवल करता है। तो ये सब किस लिए देख रहे हैं, मोमेंटम वगैरह। तो हमें पता है कि फोर्स कैन बी रिटन एज मोमेंटम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो मोमेंटम तो हमें मिल गया चेंज इन मोमेंटम ऑफ फेस यस ऑफ कंटेनर ट्वाइस एम वी वन एक्स, बट हमें टाइम निकालना है। तो टाइम यहां से निकाल सकते हैं कि ये जब जाएगा कोलाइड होता है तो इसने समथिंग डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो टाइम कैन बी रिटन फाइंड आउट दैट इज, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज, तो कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, सो यहां भी लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज ट्वाइस एल। कैसे हमने बताया था कि ये पार्टिकल यहां जाके कोलाइड होगा तो लेंथ हो गया एल, फिर कोलाइड होने के बाद में वो इनिशियल पोजीशन पे आएगा तो उसका लेंथ हो गया एल, मतलब एल प्लस एल ये टोटल डिस्टेंस हो गया। तो इसलिए हमने लिखा डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज ट्वाइस एल। सो इससे हम टाइम निकाल सकते हैं। सो टाइम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग कोलिजन इज, तो हमें पता है कि इस हिसाब से टाइम क्या हो जाएगा, डेल्टा टी कैन बी रिटन एज, या फिर टी भी लिख सकते हैं। तो हमें डिस्टेंस मिला ट्वाइस एल और वेलोसिटी आ गई हमने v। सो ये हो गया ट्वाइस एल अपॉन v। अब यही इक्वेशन हम पुट करते हैं फॉर द फोर्स के लिए। नाउ फोर्स अप्लाइड बाय अ मॉलिक्यूल ऑन अ कंटेनर ऑफ फेस यस। तो
तो कंटेनर के फेस एस के ऊपर वो कितना फोर्स अप्लाई करेगा, तो हमें पता है कि मोमेंटम अपॉन टाइम, फोर्स कितना होगा, मोमेंटम अपॉन टाइम। मोमेंटम कितना मिला हमें, ट्वाइस एम v1x अपॉन, और टाइम कितना है, ट्वाइस एल अपॉन वी, ट्वाइस एल अपॉन वी। सो ट्वाइस कैंसल हो जाएगा, ट्वाइस कैंसल हो जाएगा। तो ये भी जो वेलोसिटी रहेगी ये भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं v1x, ये भी हो जाएगा आपका v1x। और इसको जब हम कैंसिल करते हैं तो हमें मिल जाएगा इक्वेशन m v1x स्क्वायर अपॉन l। तो ये इक्वेशन हमें मिल गया, ये इक्वेशन हमें मिल गया m v1x स्क्वायर अपॉन l। तो ये हो गया फोर्स का। ये फोर्स किस डायरेक्शन में है, अराउंड द एक्स एक्सिस, और ये फर्स्ट वाला फोर्स है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं f1x, f1x इज इक्वल टू m v1 स्क्वायर xl। ये फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए हुआ। तो वैसे ही हम अनदर मॉलिक्यूल के भी लिए हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका f2x इज इक्वल टू m v2 स्क्वायर x अपॉन l। वैसे फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल f(n)x इज इक्वल टू m v स्क्वायर n(x) अपॉन l। सो हमें फोर्स मिल गया। इससे हम ये जो फोर्स है वो किस लिए हुआ, फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल के लिए, मतलब हर मॉलिक्यूल का फोर्स हमने सेपरेटली कैलकुलेट किया है। तो इससे हम टोटल फोर्स भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल फोर्स या फिर नेट फोर्स। तो Fx इज इक्वल टू या फिर F भी लिखे तो भी चलेगा, क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2, F1x F2x प्लस डैश 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 Fnx। सो इक्वेशन बन जाएगा हमारा m v1 स्क्वायर x अपॉन l। ये सभी इसको मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं। तो देखिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, m l सभी जगह कॉमन निकल सकता है, तो इसको कॉमन निकालता हूं मैं, m l, और ये हो जाएगा v1 स्क्वायर x प्लस v2 स्क्वायर x प्लस डैश 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 v स्क्वायर nx। मतलब हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कहां पे कंसीडर कर रहे हैं, अलोंग द एक्स एक्सिस। सो इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं और सेपरेटली अगर इसको यूज करते हैं तो कैलकुलेशन क्या हो जाएंगे, थोड़े लेंदी हो जाएंगे। तो उसके कारण हम इसको थोड़ा अलग से भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, तो ये इक्वेशन ऐसे भी हो सकता है। ये इक्वेशन हो जाएगा अपना टोटल फोर्स Fx इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m डॉट n अपॉन l v स्क्वायर x। ये कैसे, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज अलोंग द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में तो कितने पार्टिकल हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, n नंबर ऑफ पार्टिकल लेते हैं। तो हमें पता है कि एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, v1 स्क्वायर x प्लस v2 स्क्वायर x प्लस या फिर डैश 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 v स्क्वायर nx अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, n है। तो इस हिसाब से इक्वेशन क्या बनेगा, n v स्क्वायर x इज इक्वल टू v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस डैश 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 v स्क्वायर nx। और ये वाले वैल्यू हम पुट अप कर सकते हैं कहाँ पे, इस इक्वेशन में। सो इस इक्वेशन में अगर हम पुट अप करते हैं तो हमें इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन मिल जाए। और इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमें पता है
कि सेम नंबर ऑफ, अगर 300 मॉलिक्यूल लेते हैं तो 100 मॉलिक्यूल जा रहे हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, 100 मॉलिक्यूल जा रहे हैं अलोंग द वाई एक्सिस और 100 मॉलिक्यूल जा रहे हैं अलोंग द जेड एक्सिस। सो इसका मतलब क्या हुआ, और सिमेट्री सेम है, सो बाय सिमेट्री क्या हो जाएगा, वी स्क्वेयर एक्स वी स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू वी स्क्वेयर जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/3 वी स्क्वेयर अपॉन 3। ये भी कैसे आया वो देख लेते हैं। तो हमें पता है कि क्या हो जाएगा कि ये वाली टोटल वेलोसिटी जब देखेंगे, टोटल वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल, तो हमें पता है कि कुछ मॉलिक्यूल जा रहे हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, सो ये हो जाएगा वी स्क्वेयर एक्स, कुछ मॉलिक्यूल जा रहे हैं अलोंग द वाई एक्सिस, कुछ मॉलिक्यूल जा रहे हैं अलोंग द जेड एक्सिस। सो जब हम इसको इक्वल करते हैं तो ये हो जाएगा थ्राइस, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल्स क्या है, सेम है, इक्वल है, मॉलिक्यूल का वेलोसिटी सेम है इन ऑल डायरेक्शन। सो इसको हम लिख लेते हैं 3v स्क्वेयर एक्स, ठीक है, या फिर y भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं। सो v स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/3v स्क्वेयर हो जाएगा। सो v स्क्वेयर एक्स जो यहाँ पे हमने इक्वेशन लिया है, तो इसको इक्वेशन नंबर मैं फर्स्ट देता हूं और ये वाली वैल्यू पुट अप करते हैं, पुट इन इक्वेशन इसमें फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा आपका f इज इक्वल टू m डॉट n v स्क्वेयर एक्स की जगह वैल्यू आ जाएगी आपकी v स्क्वेयर अपॉन थ्राइस n, ठीक है। इसको इक्वेशन दे देते हैं सेकंड। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो अभी हमें प्रेशर मिला क्या, नहीं, अभी ये इक्वेशन पूरा सिंप्लीफाई हो गया है। तो हमें पता है कि प्रेशर मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो हमें फोर्स मिल गया, तो फोर्स मिल गया, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पुट करने के बाद में एरिया का वैल्यू, तो एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू, सॉरी, नाउ प्रेशर exerted by a particle या फिर गैस मॉलिक्यूल ऑन वॉल ऑफ कंटेनर क्या हो जाएगा ये। तो हमें पता है कि ये जो प्रेशर होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। सो ये आ जाएगा अपना m डॉट n v स्क्वेयर थ्राइस l और एरिया आ जाएगा अपना l स्क्वेयर। तो हमें पता है कि, या फिर एरिया भी लिख सकते हैं, तो इसको एरिया लिख लेते हैं। तो हमने पहले भी देखा हुआ है कि वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एल क्यूब या फिर एरिया इंटू एल। तो ये इक्वेशन फिर से बन जाएगा अपना ये 1/3 m डॉट n v स्क्वेयर अपॉन वॉल्यूम, ये हो गया अपना वॉल्यूम। तो देखिए ये वाला जो इक्वेशन है P इज इक्वल टू 1/3 m डॉट n v स्क्वेयर अपॉन वॉल्यूम। तो ये ही इक्वेशन हमें बताता है कि प्रेशर ऑफ आइडियल गैस ऑन अ वॉल ऑफ कंटेनर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने देखा है कि ये हो गया मास ऑफ सिंगल पार्टिकल और ये हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ गैस, सो दैट वी कैन राइट 1/3 कैपिटल M v स्क्वेयर बाय v। v यानी यहाँ पे ये वाला v हो गया वेलोसिटी और ये v है आपका वॉल्यूम। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे प्रेशर इस वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर बिल्डअप होता है और ये जो प्रेशर है किस चीजों के ऊपर डिपेंड है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि प्रेशर इज डिपेंड अपॉन मास यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स,
तो क्या है कि यहाँ पे अगर हम पार्टिकल्स बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा, कोलिजन बढ़ जाएगा। जब कोलिजन बढ़ेगा तो वाल के ऊपर टकराएगा भी ज्यादा से ज्यादा, तो इसके कारण प्रेशर भी ज्यादा बिल्डअप होगा। दूसरी चीज वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी हम बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी कब बढ़ सकती है, जब हम उसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो एक्सटर्नल एनर्जी हम प्रोवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग टेम्परेचर। सो अगर हम टेम्परेचर दे देते हैं इस कंटेनर को, मतलब बाहर से हम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ड्यू टू द एक्सटर्नल एनर्जी वहां के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसका कोलिजन, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन वो भी बढ़ जाएगा, तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तीसरी चीज वॉल्यूम। तो जब हम कंटेनर का वॉल्यूम कम रखते हैं तो प्रेशर बढ़ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो अगर हम कंटेनर और भी छोटा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा कि छोटा करने के कारण उसका वॉल्यूम भी छोटा हो जाएगा, और जो पार्टिकल्स रहेंगे वो क्लोज आ जाएंगे, और क्लोज आने के बाद में उनका फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन भी बढ़ जाएगा, तो इस कारण प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम मतलब ये इतना है, इससे और बड़ा कर देते हैं और पार्टिकल की संख्या या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स वही रख देते हैं, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ने के कारण उनका फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन वो भी कम होते जाएगा। तो इसी कारण हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ये हो गया, और इसी इक्वेशन से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, बॉयल्स लॉ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे देखते हैं, तो देखिए कि इस इक्वेशन का यूज बॉयल्स लॉ के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 mn v² अपॉन v यानी वॉल्यूम। सो हमें पता है कि ये वॉल्यूम है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, pv इज इक्वल टू 1/3 mn v²। सो देखिए कि 3 एक नंबर है, m मास मतलब जो भी हम गैस पार्टिकल्स लेंगे उसको हम चेंज नहीं कर रहे थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, सो मास भी उसका कांस्टेंट रहेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हम बढ़ा नहीं रहे, घटा भी नहीं रहे, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कांस्टेंट रहेंगे, और वेलोसिटी भी एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली पूरी टर्म्स क्या होगी आपकी, कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है, तो हमें पता है कि pv इज इक्वल टू कांस्टेंट इज नोन एज बॉयल्स लॉ। सो हम ये भी बता सकते हैं कि इस इक्वेशन से हम बॉयल्स लॉ प्रूव कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसको अगर थोड़ा सा एक्सटेंड कर इस इक्वेशन को थोड़ा और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि मास अपॉन वॉल्यूम कैन बी रिटन एज डेंसिटी, सो इक्वेशन कैन बी रिटन एज 1/3 रो v²। मतलब ये जो इक्वेशंस है, these are the equations of different form of pressure energy of a ideal gas which build on a wall of a container।